तो मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम है वो अब आ गया है, यानी वो हमारी जो इंतज़ार की जो घड़ी थी वो अब ख़त्म हो गई है। यानी कल, यानी 18 जनवरी को हमारा पेपर होगा। तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो सबसे पहले तो मैं राजगुरु नवोदय क्लासेज की फैमिली की तरफ से आप सभी को कल के लिए अग्रिम शुभकामना देना चाहती हूँ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो और आप अच्छे से अच्छा पेपर वहां पर करके आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। तो उस तैयारी को और बेहतर करने के लिए, कल अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन प्रश्न। तो क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 4 कथन आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ए ऑप्शन दे रखा है कि शून्य एक विषम संख्या है। बी ऑप्शन है शून्य एक सम संख्या है। सी है शून्य एक अभाज्य संख्या है। या शून्य न तो विषम है और न ही सम संख्या है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन की बात कर ली जाए कि शून्य एक विषम संख्या ये कहा गया था। तो संख्या पद्धति यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम हमने अच्छे से पढ़ा था। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी सबसे बात की जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, तो 1। यानी विषम संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और ये अनंत तक चलती है। इसका मतलब शून्य विषम संख्या तो नहीं है। दूसरा था कि शून्य एक सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है? एक तो परिभाषा ये होती है कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दूसरा क्या था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इकाई का अंक होना चाहिए, संख्या नहीं इकाई का अंक। ठीक है, और सम संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 2 से होती है। 2, 4, 6, 8 यानी अनंत तक वो चलती है। तो यानी शून्य एक सम संख्या भी नहीं है। यानी अगर इकाई में शून्य होगा तब तो वो सम होगी, लेकिन शून्य अपने आप में एक संख्या नहीं है। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए कि शून्य की हम बात कर ली जाए तो शून्य तो क्या है? हमारे एक अंक होता है जिसका इस्तेमाल हम संख्या बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये न तो सम है न ही विषम है। बोला था शून्य एक अभाज्य संख्या है क्या? तो शून्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। तो शून्य के 2 गुणन तो कर नहीं सकते, न उसमें एक और स्वयं यानी भाग नहीं जाएगा यहाँ पर। तो ये तो एक अभाज्य भी नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। ठीक है, और अनंत तक चलती है भी। तो 2 शुरुआत 2 से होती है, तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन था हमारा कि शून्य न तो विषम है और न ही सम संख्या है। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि शून्य जो गिना जाएगा वो न तो विषम में गिना जाएगा न ही सम में गिना जाएगा, क्योंकि शून्य न तो विषम संख्या है न ही सम संख्या है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही। इस प्रकार से आपको पूरे ऑप्शन पे जाकर इस तरीके से, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न क्या आते हैं, कथन वाले सत्य हैं असत्य, ऐसे कथन से प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो आपका माइंड चेक करिएगा वो कि कितना आपको नॉलेज है नंबर एंड नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि शून्य न तो विषम है और न ही सम संख्या है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। ठीक है, इस प्रकार अंकों से कई प्रश्न हमने प्रैक्टिस पेपर में किए हैं। तो यहाँ अंक दिए हुए में 5 और 5 अंकीय में बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या बतानी है और उनका अंतर करना है। ठीक है, यानी घटाना है जब कोई भी अंक दोबारा प्रयोग में नहीं आए। ठीक है, यानी एक अंक का प्रयोग एक बार में करना है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी बनाते हैं हम 5 अंकीय। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी बनाते हैं। सबसे पहले बड़ा अंक प्रयोग में लेंगे। तो बड़ा अंक क्या है हमारे? 9। 9, फिर उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ठीक है ना, सम विषम भी बोल सकता है। तब आपको ये बात ध्यान रखनी, इसलिए प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। आता सब कुछ है, लेकिन आप प्रश्न गलत पढ़ लोगे, अगर प्रश्न में कुछ आपको समझ में नहीं आया, प्रश्न की भाषा समझ में नहीं आई, तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? छोटी से छोटी। जब छोटी से छोटी बनाते हैं
तो हमारे अंकों में अगर 0 हो तो 0 को कभी भी आगे नहीं लिखते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जब आगे लिखते हैं तो संख्या का मान कम हो जाता है। जैसे 5 अंकों की बनानी तो 4 की रह जाएगी, 4 अंकों की बनानी तो 3 अंकों की रह जाएगी, इसलिए 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे रखते हैं। तो 0 से बड़ा कौन? 3, फिर 0, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। ये बन गए हमारी छोटी छोटी 5 अंकों से, जो अंक में दिए थे उनका ही प्रयोग किया है। हर अंक का प्रयोग हमने एक बार ही किया है, दोबारा नहीं किया है। अब उनका क्या करना है? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। ये अंतर करेंगे तो 0 में से 9 नहीं जाते, एक उधार लिए 10, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ रह गए 2, 2 में 7 जाते, एक उधार लिए 12, 12 में 7 गए तो 5। ठीक है, यहाँ रह गए हमारे 5, 5 में 6 जाते, एक उधार लिए 15, 15 में 6 गए तो 9, यहाँ कितने रह गए? 6, 6 में से 0 गए तो 6, और यहाँ 9 में से 3 गए तो 6। तो क्या आ गया? 66,951। क्या आ गया? 66,951 हमारा आ गया। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संख्या 5,76,852 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? स्थानीय मूल्यों का मतलब है स्थानीय मानों का योग निकालना है। जो इस संख्या में अंक आया है ना 5, उसके स्थानीय मानों का क्या निकालना है? स्थानीय मूल्यों का योग निकालना है। ठीक है, तो संख्या है हमारे पास 5,76,852। तो पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालो या इसका निकालो। तो इसका स्थानीय मान निकालते हैं 5 का, तो कौन से स्थान पे देखिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5 लाख हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कि 5 के बाद कितने अंक है हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 जीरो हम लगा देंगे पीछे। तो 5 और 1, 2, 3, 4, 5, या हम कह सकते हैं कि 5 लाख हो गया। ठीक है, इसका स्थानीय मान। अब 5 का करेंगे तो 5 कौन से स्थान पर है? दाई पर। तो दाई पर है, इसका मतलब है 5 दाई 50, 10 होता है दाई का मतलब 10। या फिर ऐसे कर सकते 5 के बाद कितने अंक है? 1, तो 1 जीरो लग जाएगा, तो ये 0 और ये 5 यानी 50 हो जाएगा। लिख लिया हमने स्थानीय मान। अब इनका क्या पूछा था? योग पूछा था। स्थानीय मूल्यों का क्या पूछा है? योग पूछा है। अंतर भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको जो पूछा है वही आपको बताना है। ठीक है, तो 0 के 0, 0 में 5 जोड़े तो 5, 0, 0, 0 और 5। ठीक है, तो क्या हो गया? 5,50,000। भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5,50,000 क्या हो गया? 5,50,000। यानी संख्या 5,76,852 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या आ गया? हमारे 5,50,000 आ गया। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। प्रथम 100 प्राकृत संख्या, प्रथम का मतलब कहां से शुरू होती? प्राकृत संख्या हमारी 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ प्रथम 100 प्राकृत संख्या यानी 1 से 100, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं में ऐसी संख्या बतानी है कितनी होगी जिनमें 3 और 5 दोनों का ही भाग लग जाए। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या होगा कि 100 तक का हमें बताना है, तो 3 और 5 दोनों से हो तो 3 और 5 का गुणन करेंगे तो कितना होगा? 15। तो 15 का भाग 100 में लगाओ तो 15 छिकी 90। ठीक है, कितने बच गए? 10 और बटा में 15, यानी 6 सही 10 बटा में 15 आ गया। तो हमें पूर्ण भाग ही लेना है, बची हुई का हमें कुछ भी काम नहीं है। तो ऐसे पता चल गया कि 6 संख्या ही आएगी, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं केवल 6 ही संख्या आएगी जिनमें 3 और 5 दोनों का भाग चला जाएगा, इसके अलावा और नहीं आएगी। दूसरा तरीका क्या है कि 3 और 5 का गुणनफल कर दिया हमने, 15 आ गया, यानी पहली संख्या तो क्या हो गई? 15 आएगी। दूसरी 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छिकी 90 और 15 7 105, तो क्या हो जाएंगे? 100 से बड़े हो जाएंगे। 100 तक की निकालनी है, तो इस तरीके से भी आप गुणज भी निकाल कर बता सकते हैं। ठीक है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 100 तक, यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में केवल 6 ही संख्या होगी जो 3 और 5 दोनों से ही विभाज्य होगी। ठीक है, यानी दोनों का ही उसमें भाग जाएगा। तो 3 और 5 से भाग जाने वाली एक तो 15 है, एक 30 है, एक 45 है, एक 60 है, 75 है, 90 और कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको बता दिए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक संख्या है जो 3 4 5 6 से भाज्य है, यानी 3 से भी भाग जाता हो, 4 से भी जाता हो, 5 से भी जाता हो और 6 से भाग जाता हो।
तो भाजकता के नियम से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने भाजकता के नियम अच्छे से पढ़े। 3 का भाजकता का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का, 10 का, 11 का हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बतानी है बड़ी छोटी कोई बात नहीं कही, बस ये कहा गया है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से भाज्य होगी। यानी ये भी कह सकते हैं कि जिसके गुणनखंड हो गए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन रखकर भी कर सकते हैं। पहला तो ये है, जैसे 90 है, अब 90 में 3 का भाग जाता है क्या, तो 3 का भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो अंकों का योग 9 और 0 9 गए, तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई और दाई से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए तो संख्या 4 से विभाजित होती है। तो 4 का भाग जाएगा क्या, 4 दूनी 8 हो गए, यहाँ 1 बच गया 10 हो गए, तो 4 का भाग तो इसमें नहीं जाता है। तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी 90 तो हमारी नहीं होगी। बी ऑप्शन था हमारा 60। ठीक है, 60 में क्या 3 का भाग जाएगा क्या, तो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 6 और 0 6 होता है, 6 में 3 का भाग जाता है 2 बार, इसका मतलब 60 में 2 का जा रहा है। चलिए 4 का जाता है कि 4 का 4 एकम 4, 2 बज गए 20, यानी 15 बार जाता है, 15 चौक 60, तो 4 का भी जा रहा है। चलिए क्या 5 का जा रहा है क्या, तो 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। इकाई का अंक 0 है तो पीछे देखने बड़ी संख्या आ जाए तब भी आपको ऐसे जांच करनी है। ठीक है ना, पूरा भाग है तो छोटी छोटी थी तो ऐसे हम पता लगा लेंगे, लेकिन बड़ी आ जाए 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो आपको इस तरह से भाजकता के नियम से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगी। क्या ये 6 से विभाजित होगी, तो 6 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में 2 का 3 का भाग चला जाए उस संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 का भाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, संख्या 2 से पूरी बार विभाजित। तो 0 है इसका इकाई, इसका मतलब 2 से तो होगी, और 3 से तो हमें यहाँ 2 लिख दिया था कि मैंने 3 आएगा, यहाँ पे ना 3 से हो रही है, अंकों का योग हो गया, तो ये 3 से होगी इकाई का अंक। ठीक है ना, अंकों का योग 3 6 और 0 हो गया, तो ये 3 से होगी। ठीक है, 2 लिख दिए यहाँ पे, तो 2 से होगी है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 3 से हो रही थी, हमें पता चल गया, इसका मतलब ये 6 से भी होगी। और हमें पता है 6 ढाई 60 होते हैं ना, तो छोटी संख्या तो पता चल, लेकिन मान लो बड़ी आ गई तो फिर भाग देंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भाजकता के नियम से आप कर सकते हो। इसका मतलब 60 में इन सभी का भाग जा रहा है। आगे की भी आप जांच कर सकते हो। 80 है, 80 में इकाई का अंक अब 3 का देखते हैं, तो अंकों का योग करो, 8 और 0 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 में 3 का नहीं जाता, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। अब 3 का ही नहीं जा रहा है तो फिर आगे जांच करने की आपको जरूरत नहीं है, तो 80 भी नहीं हो संख्या। 36 को देख लीजिए, 36 में देखिए 3 का जाएगा क्या, तो अंकों का योग 3 और 6 9 है, 9 में 3 का जाता है तो 3 का तो इसमें जाएगा। क्या 4 का जाता है क्या, तो 4 नाम 36 होते हैं। ठीक है, तो 4 का भी जा रहा है। क्या 5 का जाता है, तो इकाई का अंक 0 या 5 आना चाहिए, तो 0 और 5 तो नहीं है, इसका मतलब 5 का तो नहीं जाएगा, इसका मतलब फिर ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 60। 60 एक ऐसी संख्या है इन चारों में से जिनमें 3 का 4 का 5 का और 6 का पूरा भाग चला जाएगा या उससे पूरी विभाज्य वो हो जाएगी, यानी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये क्या करेंगे हम कि 2 3 4 5 और 6 का क्या निकाल लेंगे, लसन निकाल लेंगे। ठीक है, तो लसन निकाल कर भी हम कर सकते हैं। तो 2 से नहीं जा रहा, 3 में ऐसे लिख देंगे, 2 दूनी 4 5 2 3 6, 2 से 3 जा 2 एकम 2 5 और 3 का जा रहा है 1 1 5 1, 5 से 1 1 5 1 5 1, यानी 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60, यानी 60 वो संख्या है जिसमें इनकाई का भाग जाए, तो 60 हमारी आ रही है। अगर नहीं आती है तो 60 का गुणज करके देख लो, यानी 120 है तो 60 गुणा में 120 180 जो भी है इनसे विभाजित होगी। तो इस नियम से भी आप कर सकते हैं, यानी लसन लेकर भी कर सकते हैं। तो 60 आते हैं, पता चल गया कि 60 वो छोटी छोटी संख्या है जिनमें, तो यहाँ छोटी बड़ी का तो नाम था ही नहीं हमें। ठीक है, तो इसमें 3 का 4 का 5 का और 6 का पूरा भाग चला जाएगा। तो इससे भी कर सकते हैं, भाजकता के नियम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो समझकर आराम से तसल्ली से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो तय की गई कुल दूरी क्या होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें चाल दे रखी है और समय का अंतर दिया हुआ है कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है
तो 10 मिनट देरी से यानी लेट पहुंचता है। और अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है उस जगह पे तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कुल मिलाकर 20 मिनट का अंतर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुल दूरी निकालनी, तो दूरी तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो हमें क्या दी हुई है, चाल दी हुई है, चाल बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ, हमें दूरी माननी पड़ेगी, तो हमने कहा कि माना की दूरी बराबर x किलोमीटर है, कि x किलोमीटर उसने दूरी तय की। तो दूरी किलोमीटर है और चाल भी किलोमीटर में, तो कितना समय लगा इस दूरी को तय करने पर, वो समय हम निकाल लेते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है हमारी x और चाल कितनी है 30। तो समय किस में आएगा, चाल घंटे में थी तो समय भी आ गया घंटा, यानी इस चाल से चलने पर तो उसको कितना घंटा लगा, x बटा में 30 घंटा लगा। ठीक है, चलिए दूसरी चाल से चल रहा है, जब वो कौन सी चाल थी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसमें जो दूरी होगी तो वो सेम ही होगी, इस दूरी को तो इस चाल से तय कर रहा है, दूरी तो समान रहेगी। जैसे घर से विद्यालय की दे दे, घर से बाजार की दे दे, ऑफिस की दे दे, तो बात वही है। ठीक है, तो दूरी वापस वही क्या होगी, x किलोमीटर होगी। तो इस दूरी को तय करने में इस चाल से कितना समय लगा वो समय हम निकाल लेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी x, चाल कितनी 42। दूरी किलोमीटर में हमारी, चाल भी किलोमीटर में, दूरी किलोमीटर, समय किस में आएगा, घंटे में, क्योंकि चाल घंटे में। ठीक है, तो इस चाल से उसको कितना समय लगा, x बटा में 42 घंटे लगे। ठीक है, अब क्या हो रहा था, हमारे समय का अंतर कितना आ रहा था, 20 मिनट का अंतर आ रहा था। तो यहाँ पर समय का अंतर बराबर 20 मिनट लिख देंगे हम। तो यहाँ पर समय कितना है, x बटा में 30 माइनस x बटा में 42 और बराबर में 20 मिनट। अब देखिए ये घंटा था, ये भी घंटा था, ये मिनट है, तो ये नीचे हम क्या लगा देंगे 60। पता चल गया क्यों लगाया, क्योंकि मिनट को भी हमने घंटा बना लिया, तो अंतर आ रहा है 20 बटा में 60 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक है, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में। ठीक है, चलिए अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो 30 और 42 का क्या लेंगे, लसर लेंगे। तो 30 और 42 का लसर कितना आ जाएगा हमारा, आप ले सकते हो, आपको पता हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 30 और 42 का लसर लेंगे तो 2 से 15 बार, 2 से 21 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 से 5 बार, 3 7 21, 5 एकम 5, 7 के 7, तो 1 1, तो 2 को 3 से कर, 2 3 6, 6 5 30, 30 को 7 से गुना किया तो 210। लसर कितना आ गया 210। तो यहाँ 210, 30 का भाग 210 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 को 1 से यानी 80 गुना करेंगे तो 7 1, माइनस 42 का भाग कितनी बार जाएगा हमारे, 5 बार। भाई 42 पंजे कितने जाए, 2 2 5 दूनी 10 की 0, 5 24, 5 बार चला जाएगा। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 x, और बराबर में क्या है हमारे 20 बटा में 60। ठीक है, 7 x में से 5 x गए तो कितने बच गए 2 x, और बटा में 210 बराबर 20 बटा में 60। x का मान तो निकालना, हमें दूरी तो बतानी है। तो x यहाँ रह जाएगा, 2 बटा में 210 है, वो इधर जाते हैं क्या हो जाएगी, बिन पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 20 बटा में 60 गुणा में 210 बटा में 2। ठीक है, x यहाँ रह गया, क्योंकि हमें x तो निकालनी, दूरी तो निकालनी कि तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों से इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 20 से कम 20, 20 3 60 आ गया। 3 से कितनी बार, 3 7 21 बार, 70 बार, 2 से जा रहा है, 2 3 6, 1 बच गया, 2 बने 35 बार, तो क्या आ गया 35, और दूरी हमने किस में मानी थी, किलोमीटर में, तो क्या आ गया 35 किलोमीटर। क्या आ गया हमारा आंसर 35 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है, जैसे हमने पहले भी सीखा था, आज भी प्रैक्टिस पेपर में हमने कर लिया है। तो आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है कि क्या प्रश्न में बताया गया है, कैसे हम निकालेंगे। अगर कोई संख्या नहीं है, कोई चीज नहीं है, निकालने में नहीं आ रही है, तो हम उसकी जगह x मानकर कर सकते हैं। या हमने x मानकर किया क्योंकि चालें में दी हुई थी, दूरी नहीं थी, लेकिन समय का अंतर दिया हुआ था कि समय दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 20 मिनट का। 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ 10 मिनट पहले से पहुंच रहा है। ठीक है, तो दोनों की चालें हमने लिख दी, 2 पार्ट में कर लेते हैं। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसके 2 भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी वही x और यहाँ पर भी दूरी वही। तो इस चाल से कितनी दूरी, x किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, x बटा 30, और इस चाल से चलने में कितना समय लगा उसको, x बटा
काम है 42 घंटे, और दोनों समय के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 यानी 20 मिनट का। तो दोनों के समय को घटाया तो 20 मिनट का अंतर है। अब 20 के नीचे 60 इसीलिए लगाया क्योंकि ये घंटा था, ये भी घंटा था, घंटे बनाने के लिए 60 का भाग लगाते हैं, ठीक है, मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 का भाग। तो जब इस समीकरण को हल किया तो x का मान आ गया हमारे 35 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब है तय की गई दूरी कितनी थी, 35 किलोमीटर थी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर, यानी एक रख दिया फिर एक रख दिया, साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है, ठीक है। दो घनाभ है और उनकी भुजा दे रखी 10 सेंट। तो घनाभ हमने जाना था कि जो घनाभ होता है किससे बनता है, 6 वर्गाकार पृष्ठों से इसका निर्माण होता है, ठीक है। फलक बोल सकते हैं या पृष्ठ बोल सकते हैं या फेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो घनाभ है हमारे पास, सॉरी दो घन है, ठीक है, जिनकी भुजा कितनी है हमारे 10 सेंटीमीटर, कितनी है, ठीक है। इनको पास पास भी रख दिया, जैसे एक ही और एक ही है, पास पास भी रख दिया तो इससे क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। अब इस घनाभ का आयतन आपको निकालना है, ठीक है। क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, इनको पास पास रख दिया। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो ये घनाभ बना है तो ये इसकी पूरी लंबाई हो गई, तो लंबाई, और ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई, यानी ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई हमारे चौड़ाई, ठीक है, और ये हो गई हमारी इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई। तो बोला है कि इस घनाभ का आयतन क्या होगा, तो ऐसे दिमाग लगाएं, चाहे 2 घन जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 4 जोड़ दे। तो जब इस तरीके से एक के साथ एक जोड़ा जाएगा तो लंबाई हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। अब चौड़ाई की बात कर ली जाए तो देखिए घन की जो भुजा होती है 10 सेंटीमीटर देर की, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो चौड़ाई तो वही रहेगी इसकी 10 और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो ऊंचाई भी 10 चौड़ाई भी 10, और लेकिन लंबाई क्या होगी, 10 और 10 दोनों को सटा दिया ना, सटा दिया मतलब एक यहाँ रख दिया एक यहाँ रख दिया, तो लंबाई तो बढ़ती चली जाएगी लेकिन चौड़ाई ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात थी, ठीक है। तो लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई तो हमारी वही रहेगी, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। इस घनाभ का क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई तो हो जाएगी हमारी 10 से 10 कितनी 20, और देखो सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगी, और चौड़ाई कितनी 10 और ऊंचाई भी कितनी 10, ठीक है। तो 20 को 10 से 200, 200 को 10 से गुणा किया तो 2000। अब आयतन हम निकाल रहे हैं तो यहाँ इकाई क्या आएगी हमारे घन, और विमाएं हमारी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2000 घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 2000 घन सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या होगा कि एक घन का हम निकाल लेंगे, तो एक घन की भुजा 10 है तो इसका आयतन निकाल लेंगे तो भुजा क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1000, और इसका भी 1000, तो 1000 कितने हो जाएंगे 2000। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप बेटर तरीका हो जाएगा आपका इस तरीके से करने का, ठीक है। तो 2000 घन सेंटीमीटर हमारा जो घनाभ बनकर तैयार हुआ है उसका आयतन हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी इसका मतलब जैसे ऐसा शब्द आ जाए, हो जाएगी, हो जाता है, तो वो राशि क्या दी हुई है, हमें मिश्र धन, यानी कौन सी राशि पूछा है, इसका मतलब मूलधन तो हमसे पूछा है, तो ये राशि क्या होगी, मिश्र धन। तो हमें जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है दर क्या है 8% वार्षिक, क्या दिया हुआ है 8% वार्षिक। फिर क्या दिया है से 4 वर्ष, वर्ष मतलब समय, तो क्या दिया है हमें समय बराबर 4 वर्ष। तो दोनों की इकाई हम देखते हैं, दर और समय की, दर वार्षिक में है, समय वर्ष में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 6,600 हो जाती है, यानी क्या दिया है हमें मिश्र धन, क्या दिया है मिश्र धन। तो मिश्र धन दिया हुआ है 6,600 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वो राशि निकालनी, राशि मतलब मूलधन हमें निकालना है। तो एक तो होता है मूलधन निकालना, हमें ब्याज से निकालते हैं मूलधन, ठीक है। तो ब्याज तो यहाँ पर नहीं है और न ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे,
अब ब्याज से नहीं निकाल सकते तो फिर डायरेक्ट मिश्रधन से भी हम मूलधन निकाल सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बहुत ही शानदार था, कि मूलधन निकालने का जब हमें क्या दिया हो, मिश्रधन, यानी जब ब्याज हमें नहीं दिया हो, तो ब्याज दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, 100 गुना में ब्याज बटा में दर इंटू समय, लेकिन यहाँ ब्याज नहीं, यहाँ डायरेक्ट मिश्रधन दे दिया। ठीक है, तो मूलधन निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, 100 गुना में मिश्रधन बटा में दर गुना में समय प्लस 100, ये सूत्र आपको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से हम फटाफट से इसको कर लेंगे। तो 100 गुना में मिश्रधन कितना, 6600 बटा में दर कितनी 8% गुना में समय 4 और प्लस के 100। तो पहले बोर्ड मास की नियम से इसको गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे। तो क्या हो गया हमारे 100 गुना में 6600 बटा में 8 को 4 से गुना किया तो 8 चौक 32 और 32 में 100 जोड़े तो कितने हो गए 132। ठीक है, चलिए 2 से काट लें, 2 छिक्की 12, 1 बच गया 12 हो गए, 2 छिक्की 12 और 2 से 2 पंजे 10, भाग टूट जाए 50 बार। अब 66 आपको दिख रहा है तो कोई पहाड़े बोलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा। 66 से एक बार, 66 से एक बार और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी भाग टूट की जीरो। ठीक है, 100 आ गया, अब नीचे तो कुछ भी नहीं, ऊपर 50 गुना में 100 है, 50 को 100 से गुना किया तो कितना आ गया 5000, यानी 5000 रुपये। यानी हमारा मूलधन क्या हो जाएगा 5000, यानी वो मूलधन क्या था 5000 रुपये था, जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगा। अगर मान लो आपको ब्याज पूछ लेते हैं यहाँ पर कि 6600 रुपये हो जाता है तो ब्याज ज्ञात कीजिए, तो फिर पहले हमें मूलधन निकालना होता। ठीक है, और फिर हम क्या निकालते, वहां पर ब्याज हम आराम से निकालते, मिश्रधन में से मूलधन निकालकर ब्याज हम बता सकते थे। ठीक है, तो हालांकि हमें तो राशि पूछी है, मूलधन पूछा है, तो राशि क्या हो जाएगी 5000, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य भी चाहिए और विक्रय मूल्य भी चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके पास में आए कि हिसाब से या भाव से खरीदता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं कि एक तरफ आपको रुपए लिख लेना है और एक तरफ आपको क्या लिख लेनी है, वस्तु लिख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए है 1 रुपए, 1 रुपए में कितने खरीदे हैं 2 नींबू खरीदे हैं, तो 2 वस्तु। ठीक है, नींबू हो, नारंगी हो, संतरा हो, पेन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर किस हिसाब से बेच रहा है 3 रुपए के 5 के हिसाब से, तो 3 रुपए ये और यहाँ पर 5, यहाँ तक कर लेना है, रुपए के नीचे रुपए लिख देना है, वस्तु के नीचे वस्तु लिख देना है, फिर उसका क्या कर देना है आपको वज्र गुणा कर देना है। क्या कर देना है वज्र गुणा कर देना है। तो 5 को 1 से गुणा, देखो तीर का जिधर निशान जाता है उधर ही हम लिखेंगे, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5 और 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6। तो आगे वाला होता है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, और पीछे वाला होता है हमारा विक्रय मूल्य। भाई खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं और बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि क्रय मूल्य बराबर तो है हमारे 5 और विक्रय मूल्य बराबर क्या आ गया हमारे 6, यानी 5 रुपए लिख दो, इसको 6 रुपए लिख दो। तो 5 में खरीदार 6 में बेच रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है लाभ हो रहा है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, लाभ निकाल लें। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 6 का, क्रय मूल्य 5 का, तो 6 में से 5 गए तो क्या आ गया 1, तो 1 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। अब हमें लाभ नहीं निकालना है, हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो याद रखना दोस्तों कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का 1 का, क्रय मूल्य कितना 5 और गुणा में 100, तो 5 से कटे एक बार, 5 दूनी 10, भाग टूट गई 0, तो 20% क्या आ जाएगा, लाभ बराबर क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो ये पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 20% का हो जाएगा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। यानी हमें पता चल गया कि डिब्बे में कुल अंडे कितने हैं 500
और 3/25 अंडे क्या हो गए, 3/25 भाग कह सकते हैं, क्योंकि भिन्न में भाग कहेंगे कि 3/25 भाग अंडे टूट गए, 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग क्या कर दिया, बेच डाला, ठीक है, यानी बेच दिया। तो शेष अंडों की संख्या में बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा जैसा बोल रहा है इस प्रश्न को हम वैसे वैसे ही करते चलेंगे। तो कुल अंडे बराबर कितने हैं, कुल अंडे बराबर है हमारे पास 500, ठीक है। कितने अंडे टूट गए, तो टूटे अंडे कितने टूट गए, बराबर कितना, 3/25 भाग अंडे टूट गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर भाग दिया है तो हम संख्या निकालें, कितने अंडे टूट गए, टूट गए अंडों की संख्या, टूट गए अंडों की संख्या, अंडों की संख्या। तो कितने अंडे टूट गए थे, 500 का 3/25 भाग हम निकाल लेंगे, 500 का 3/25 का मतलब गुणा होता है, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, भाग टूट गई 0, 20 बार 20 3 60, तो 60 अंडे तो क्या हो गए, टूट गए सॉरी, तो 60 अंडे टूट गए। तो अब कितने अंडे शेष बच गए, तो शेष बराबर 500 अंडे थे, 500 में से हमारे 60 अंडे तो क्या हो गए, टूट गए, ठीक है। तो कितने अंडे बच गए हमारे, 440, कितने बच गए, 440, 500 में से 60 गए तो कितने बच गए, 440, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि शेष अंडों का 4/5 भाग क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। तो बेच दिया, बेच दिया, कितना बेचा, शेष अंडों, शेष 440 बचे टूटने के बाद, तो उसका 4/5 भाग, तो 440 का 4/5 भाग बेच दिया, यानी 440 का मतलब गुणा 4/5, तो 5 से 5 8 40, 4 बच गए 5 8 40, तो कितना हो गया, 4 8 32, हासिल के 3, 4 8 32, 32 और 3 कितने जाइए, 35, यानी 352 अंडे क्या कर दिए, बेच दिए, ठीक है। पहले 500 थे, 3/25 टूट गए, यानी 60 अंडे टूट गए, तो कितने बच गए, 440। फिर कहा शेष अंडे बचे थे, उनका 4/5 भाग भेज दिया, शेष अंडे 450 बचे, उसका 4/5 निकाला, तो 5 से काट दिया, 5 8 40, 4 बच गए, आगे 0 उतारे, 5 8 40, तो 88 गुणा में 4, तो 4 8 32 के 2, 80 के 3, 4 8 32, 32 और 3 35, 352 अंडे बेच दिए। तो बोले शेष बचे अंडों की संख्या बताओ, तो 440 थे, 440 में से भी क्या बेच दिए थे, 352 को बेच दी, कितने बच गए, 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 3, 3 में 5 गए 13, 13 में से 5 गए तो 8, और यहाँ रह गए 3, 3 में 3 गए तो 0, यानी 88 अंडे शेष बच गए। कितने अंडे शेष बच गए, 88 अंडे उसके पास शेष बच गए डिब्बे में, ठीक है। तो शेष अंडों की संख्या पूछा है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। तो जैसे जैसे प्रश्न बोलता है आपको वैसे वैसे करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 88 अंडे क्या हो गए, शेष बच गए। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से हमने हमारा जो अनुभाग 2 या खंड 2 कहेंगे, जिसमें हमारे 41 से लेकर 60 तक जो 20 क्वेश्चन अंकगणित से पूछे जाते हैं, तो बस भाषा प्रश्नों की ऐसी होती है, सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे। तो हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपको हल करवाया है, समझाया है, बस आपको भाषा जाननी है। सवाल 1 लाख कर लो, 1 करोड़ कर लो, बस वहां पर दिमाग लगा के करना है। आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि प्रश्न किस टॉपिक से उठाया गया है, उस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अगर अब भी आपको कोई समस्या हो तो अभी आप शाम को आराम से जो भी टॉपिक आपको मतलब कमजोर लगे कि हाँ मेरे को ये कमजोर लग रहा है, ये मुझे अच्छे से नहीं आता है, तो आप क्लास में यानी प्लेलिस्ट में जाकर उसकी क्लास या उसके जितनी भी क्लासें डली हुई है वीडियो के रूप में, उसको आप देख सकते हैं और अपना तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो एक बार फिर से मैं आपको अग्रिम शुभकामना देना चाहती हूँ कि राजगुरु नवोदय क्लासेज की फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप पेपर करके आना, और कल जब पेपर करके आओगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी आपको लेके आएंगे जो बिल्कुल 100% सटीक होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।